तो वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। इसमें हमने जो नोट्स बनाए थे हैंड रिटन नोट्स हैं, 100% इसमें कवर किया गया सिलेबस जो भी इस चैप्टर में गिवन था। तो अगर आप इनको डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये इस वीडियो का पार्ट 2 है इस चैप्टर का। पार्ट 1 की वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। ये नोट्स आपके लिए फ्री हैं, जाके डाउनलोड कीजिए। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमने इसको चैप्टर को छोड़ा था। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि टाउन्स में कैसे किस तरह से मूवमेंट हुई, वहाँ स्लो क्यों हो गई और क्या क्या वहाँ फ़ायदे हुए इस मूवमेंट से। तो हमने ये पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे कंट्री साइड यानी गांव के साइड थी जो, वहाँ पर मूवमेंट किस तरह से चली। पार्टिसिपेंट्स के बारे में बात करते हैं। वहाँ के पहले जो कंट्री साइड थी, गांव के एरिया थे, विलेजेस थे, वहाँ पे पीजेंट्स, ट्राइबल्स और लोकल लीडर्स वहाँ के जो थे उन्होंने वो मूवमेंट करी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अवध में बाबा रामचंद्र जो सन्यासी थे उन्होंने एक मूवमेंट करी। ठीक है। उसके बाद है कि रूरल पीपल ने इसमें पार्टिसिपेट क्यों किया इस मूवमेंट में। वो ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ नहीं थे, वो खिलाफ थे तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स के, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम थी जो अर्बन पीपल यानी जो शहर के लोग थे उनसे थोड़ी अलग थी। तो जो ताल्लुकदार थे और लैंडलॉर्ड्स थे वो डिमांड कर रहे थे ज़्यादा रेंट की और काफ़ी सारे टैक्स मांग रहे थे जो कि वो पे नहीं करना चाहते थे। पेजेंट्स को उनके आगे भीख मांगनी पड़ती थी और उनके वहाँ बिना पेमेंट के काम करना पड़ता था लैंडलॉर्ड्स के वहाँ। और उनको कोई भी काम के जो सिक्योरिटी होती है जैसे भी मतलब वो प्रोवाइड नहीं कराई जाती थी। तो इसलिए पीजेंट्स जो थे परेशान थे और वो उन्होंने मूवमेंट का हिस्से बने। वो ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ नहीं थे, वो ताल्लुकदार्स के ख़िलाफ़ थे और लैंडलॉर्ड्स के ख़िलाफ़ थे। तो उन्होंने डिमांड क्या करी कि रिडक्शन ऑफ रिवेन्यू का रिडक्शन होना चाहिए और जो लैंड है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट करा जाना चाहिए लैंड को। बैगर का अबॉलिश कर देना चाहिए और इन लैंडलॉर्ड का बॉयकॉट कर देना चाहिए, बहिष्कार कर देना चाहिए। अब उनका प्रोटेस्ट करने के तरीके क्या थे। उन्होंने थोड़े अलग तरीके से प्रोटेस्ट किया। कई जगह नाई धोबी बांध लगाए गए, ठीक है, पंचायत के द्वारा। कि मतलब उसमें क्या हुआ, जो बार्बर्स थे, नाई थे, कोबलर्स थे, जो मोची थे, वाशरमैन थे, ये सर्विसेज उन्होंने बंद कर दी। और फिर जवाहरलाल नेहरू कई विलेजेस में गए अवध के और अक्टूबर में उन्होंने औध किसान सभा नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश करी कुछ लोगों की और हेल्प से, ताकि उनकी हेल्प हो सके। ठीक है। जब मूवमेंट स्प्रेड हुई 1921 में तो ताल्लुकदार के जो हाउसेस थे उन पर अटैक कर दिया गया, जो कि फिर वॉयलेंट हो गया था और ये उन्हें अच्छा नहीं लगा। यहाँ पर मूवमेंट टर्न के बाद वॉयलेंट भी आएगा। ठीक है। तो वो उनको अच्छा नहीं लगा। उसके बाद आ जाते हैं ट्राइबल पीजेंट्स इन नॉन कोऑपरेशन। नॉन कोऑपरेशन में जो ट्राइबल पीजेंट थे, पहले मैंने पढ़ा जो कंट्री साइड के पीजेंट थे, विलेजेस के। अब ट्राइबल पीजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि जंगलों में रहते थे। ठीक है। तो ज़्यादातर ट्राइबल पीजेंट्स थे वो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड थे और जो नई फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी उसके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट से उसने कई रेस्ट्रिक्शन लगा दी थी लोगों पे कि फॉरेस्ट एरिया में ट्राइबल पीपल नहीं जा सकते हैं। और लोकल लीडर्स को कंट्रीब्यूट कर दिया कि वो फिर उनको भीख मांगनी पड़ी। ठीक है। और उन्हें फॉरेस्ट में जाने से मना कर दिया ताकि वो अपने भी मतलब वो ग्रेज ना कर सके अपने कैटल्स वगैरह वहाँ पे। और वुड फ्यूल के लिए पहले में वुड को एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता था, आज भी करा जाता है बट आज इतना नहीं करा जाता। पहले बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, मेन सोर्स फ्यूल का यही था। तो वो कलेक्ट करने से भी उनके ऊपर बैन लगा दिया। इसलिए वो गुस्सा हो गए, एनरेज का मतलब गुस्सा होना। तो उन्होंने फिर रिवोल्ट करा। अलूरी सीताराम राजू। अब एक बहुत बड़ा लीडर था जो रिबेलियन हुई थी, गुरेम रिबेलियन आंध्र प्रदेश में, उसका एक बहुत बड़ा लीडर था। तो इसका जो रोल था ये पढ़ेंगे हम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। तो जो गुरन मूवमेंट रिबेलियन है ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के रिस्पॉन्स में ये शुरू हुई। जो गोदम हिल्स है आंध्र प्रदेश के, वहाँ पे एक मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट स्टार्ट करी गई अर्ली 1920s में अलूरी सीताराम राजू के
लीडरशिप में फॉरेस्ट लॉ के अगेंस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, उन्होंने कहा कि जो रिवेलियंस है, उन्होंने कहा कि जो अल्लूरी सीताराम राजू है वो भगवान का एक अवतार है। वो कई सारी जो भविष्यवाणी है वो अच्छी सही करता है और लोगों को ठीक भी कर सकता है और अपने आप को खुद को बुलेट से भी बचा सकता है, ऐसा उन्होंने प्रोक्लेम करा। ठीक है, पर राजू ने फिर महात्मा गांधी की ग्रेटनेस की बात करी और वो कहता है कि मैं इंस्पायर हुआ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से और उसने खादी डालनी शुरू करी और शराब पीनी छोड़ दी। पर उसी टाइम पे उसने ये भी कहा कि इंडिया को जो है फोर्स यानी वोलेंस से ही वापसी ठीक किया जा सकता है, आज़ाद करवाया जा सकता है, फोर्स के बिना उसे आज़ाद नहीं करवाया जा सकता, जो कि फिर गांधी जी के उसमें नहीं था। तो उन्होंने फिर पुलिस स्टेशन में अटैक करना शुरू कर दिया, कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स को किल भी कर दिया और ये जो है वॉयलेंट हो गई मूवमेंट। फिर जो अल्लूरी सीताराम राजू था उसको अरेस्ट कर लिया गया और 1924 में उसको फांसी पे चढ़ा दिया गया और मार दिया गया। उसके बाद स्वराज इन प्लांटेशंस, जो प्लांटेशन वर्कर थे असम और कई जगह के, उनके लिए स्वराज क्या था, तो ये पढ़ते हैं। फॉर प्लांटेशन वर्कर ऑफ आसाम फ्रीडम मीन टू राइट टू मूव फ्रीली, मतलब उनके लिए फ्रीडम थी, ये नहीं थी कि अंग्रेज़ों से आज़ादी मिल जाए, उनके लिए सिर्फ ये फ्रीडम थी कि देखो अब कोई गरीब होएगा वो ये थोड़ा ना चाहेगा कि देश को आज़ादी मिले, उसका सबसे पहली चीज़ क्या होगी, मेरे को रोटी मिले 2 वक्त की खाने की, यही है ना बात। तो जो आसाम के प्लांटेशन वर्कर थे उनको वो ये चाहते थे कि जो हमारे को आज़ादी से घूमने दिया जाए भी उस जगह के जहाँ पे वो काम करते थे, उनको वहाँ जहाँ बंद कर रखा था उसके जगह पे, और जिस विलेज से वो आए हैं उस विलेज से वो लिंक मेंटेन करके रख सकें, मतलब आ जा सकें वहाँ पे। गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास करा था, इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट 1859 में, जिसकी वजह से उनको वापसी जाने की उनको ये जो टी स्टेट थे जहाँ पे वो काम करते थे वहाँ से उनको वापसी जाने की परमिशन नहीं मिलती थी और ये परमिशन लिए बिना वो नहीं जा सकते थे मतलब। और फिर बहुत रेयर चांस होता था कि उनको एक परमिशन दी जाए कि तुम जा सकते हो अपने विलेज में एक आधी बार। तो when the plantation worker heard of नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जब उन्होंने इस बात का सुना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, तो काफ़ी सारे लोग उन्होंने प्लांटेशन छोड़ दी और अपने घर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। वो जो प्लांटेशन वर्कर थे वो बिलीव करते थे कि गांधी राज आ रहा है और सबको अपने ही विलेज में उनको लैंड दिया जाएगा जहाँ पे वो काम कर सकें। ठीक है, अब उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का विड्रॉल क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ फरवरी 1922 में गांधी जी ने इस मूवमेंट को विद्रोह करा। उसका रीज़न क्या था कि ये मूवमेंट थी बहुत ज़्यादा वायलेंट हो रही थी एट चौरी चौरा जो गोरखपुर में है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था जो कि बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गया था और जिसमें 20 से ज़्यादा पुलिसमैन मारे गए थे। गांधी जी को लगा कि जो सत्याग्रह उनको पहले प्रॉपरली ट्रेंड करा जाना चाहिए बिफोर दे वर रेडी फॉर मास स्ट्रगल, भी मास स्ट्रगल करने से पहले उनको ट्रेन किया जाना चाहिए भी वो वायलेंट ना हो। और कांग्रेस में कई जो लीडर थे वो ये इससे थक चुके थे, हार चुके थे इतने टाइम से मास स्ट्रगल करके, और वो चाहते थे कि वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें जो अब होने वाले थे और जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंडर थे, उसकी वजह से इलेक्शन हो रहे थे। तो और चौथा रीज़न इसका ये था कि जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे उन्होंने स्वराज की जो टर्म है उसको अपने ही वे में जो माना, उन्होंने स्वराज को एक अपने ही मतलब उन्होंने स्वराज का मतलब अपना ही अलग निकाल लिया। जैसे हमने पढ़ा पीजेंट्स के लिए अलग था, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए अलग था, वर्कर्स के लिए अलग था। तो फिर कई जगह पे जैसे अल्लूरी सीताराम राजू ने करा कि फोर्स के द्वारा ही जो इंडिया को लिबरेट किया जा सकता है, जो कि वैल्यूज़ को कांग्रेस और गांधी जी के उनसे वो अप्रूव नहीं करते थे, इसलिए मूवमेंट वापसी ले लिया गया। उसके बाद आ जाता है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी क्या थी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है फेल हो गई थी स्वराज को अचीव करने से, इसलिए गांधी जो कांग्रेस के अंदर कुछ जो लीडर्स थे वो मास स्ट्रगल से टायर हो चुके थे और चाहते थे कि वो पार्टिसिपेट करें अगले जो इलेक्शंस होने हैं उनमें। पर
ये भी ज़रूरी उन्होंने सोचा कि ये ज़रूरी है कि हमें काउंसिल के अंदर रह के गवर्नमेंट की वो जो पॉलिसीज़ हैं, ब्रिटिश पॉलिसी है, उनका अपोजिशन करना चाहिए। ठीक है, तो फिर ये भी था कि जो काउंसिल थी ट्रूली जो डेमोक्रेटिक नहीं है, और CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई कांग्रेस के अंदर ही भी इस काउंसिल इलेक्शन में वापसी जाने से उनको आर्ग्यू करने के लिए, उसका विरोध करने के लिए। उसके बाद आगे है साइमन कमीशन। ये साइमन कमीशन क्यों है? क्योंकि इंडिया में इतना सब कुछ हो गया, अब जो पार्लियामेंट से जहाँ से चल रहा था सारा कुछ ब्रिटिशर्स का, उसके खिलाफ, तो मतलब कहने का ये है, तो उन्होंने एक साइमन कमीशन बना दी भी। इंडियन मेंबर्स ने जो ये अपने आप को मतलब उससे बाहर निकाल लिया, इलेक्शन उन्होंने लड़े नहीं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, साइमन कमीशन का अपॉइंट किया गया 1928 या 27 भी कह सकते हैं। ये 2 ही ईयर्स हैं, इन दोनों में से किसी एक ईयर में जो उसको अपॉइंट करा गया। उसके बाद भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए जो इसमें 7 मेंबर्स थे और उनका चेयरमैन था सर जॉन साइमन। ठीक है, इसको इंडियंस के द्वारा बॉयकॉट इसलिए किया गया। इसमें सबसे पहला पॉइंट तो ये था कि इंडियन मेंबर कोई नहीं था। ठीक है, और ये कोई भी इंडिकेशन नहीं दे रहा था भी हमारा स्वराज आएगा, तो इंडिया की डिमांड थी कि स्वराज आए। इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग्स और अदर पार्टीज़ ने इसका अपोजिशन में इसका विरोध करा। और फिर इससे जब भी मेथड क्या क्या यूज़ करे, इन्होंने किस किस तरीके से इसका विरोध करा। लोगों ने हड़ताल करी पूरी कंट्री में, जहाँ भी साइमन कमीशन आई, जैसे बॉम्बे में आई वो, तो लोगों ने ब्लैक फ्लैग, काला झंडा दिखाया और नारे लगाए, गो साइमन बैक, गो साइमन बैक। तो ये हर जगह हुई जहाँ पे साइमन कमीशन गई। उसके बाद आ जाती है पूर्ण स्वराज की बात। इसमें क्या हुआ कि लाहौर में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था दिसंबर 1929 में, उस सेशन में कांग्रेस के जो लीडर्स थे उन्होंने कुछ डिमांड करी कि पूरा स्वराज, फुल इंडिपेंडेंस इंडिया में आनी चाहिए और कांग्रेस को हटा देना चाहिए। और उन्होंने ये डिक्लेयर करा कि 26 जनवरी है जो, वो हमारे इंडिपेंडेंस डे की तरह उसमें सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। 20 दिन हमारे को इसको इंडिपेंडेंस डे की तरह सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। और लोगों को इस दिन जो है शपथ लेनी थी कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए, और उन्होंने शपथ ली भी, पर ऐसा नहीं हुआ, वो सेलिब्रेट नहीं हुआ। ठीक है, अब उसके बाद है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या साल्ट मार्च जिसको हम कह सकते हैं। तो ये क्यों स्टार्ट हुई? देखो, गांधी जी ने क्या देखा, जो साल्ट लॉ इम्पोज करा था अंग्रेजों ने, भी साल्ट को कोई मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता था, उस पर टैक्स लगा दिए गए थे। तो गांधी जी ने साल्ट को ऐसा सिंबल माना कि जिससे कि वो खुद को पूरे नेशन को यूनाइट कर सकते हैं। साल्ट एक ऐसी चीज़ थी जो कि गरीब और अमीर दोनों के द्वारा एक जैसी मतलब ली जाती थी। गरीब भी नमक खाता है और अमीर भी नमक खाता है, इसलिए तो उन्होंने साल्ट को जो इंक्लूड करके वो ये रिवील करना चाहते थे कि ब्रिटिश हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। तो उन्होंने 13 जनवरी 1930 में गांधी जी ने वॉइसरॉय इरविन को लेटर लिखा अपनी 11 डिमांड्स के लिए। उन्होंने कहा कि अगर 11 मार्च तक ये डिमांड पूरी नहीं हुई, वो एक सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन लॉन्च कर देंगे, जो कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बनती है बाद में जाके। तो 12 मार्च को उन्होंने, फिर जब उनकी डिमांड्स नहीं मानी तो 12 मार्च को उन्होंने एक हिस्टोरिक मार्च शुरू करी साबरमती आश्रम से दांडी के लिए, जिसको हम दांडी मार्च भी कहते हैं। ठीक है, तो उनके साथ 78 उनके ट्रस्टेड वॉलंटियर्स थे, जिन्होंने 220 माइल्स का सफ़र तय किया। वो 24 दिन तक चले। 24 माइल वो रोज़ कवर करते थे, 10 माइल्स रोज़ कवर करते थे। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को वो गांधी जी दांडी पहुँचे और उन्होंने साल्ट लॉ वॉयलेट करा। वहाँ पे साल्ट उन्होंने मैन्युफैक्चर करा। साल्ट लॉ ब्रेक करके लोग खाली कोऑपरेशन को रेफ्यूज़ नहीं कर रहे थे, बल्कि जो
कॉलोनियल लॉ है उसको ब्रेक भी कर रहे थे। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो है डिफरेंस क्या था। यही डिफरेंस था मेन सबसे बड़ा, कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में तो सिर्फ सपोर्ट हटाना था, पर जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसमें सपोर्ट हटाने के साथ साथ कॉलोनियल लॉ भी ब्रेक करने थे। ठीक है, काफ़ी लोगों ने हज़ारों लोगों ने कंट्री के अलग अलग पार्ट में साल्ट लॉ को ब्रेक करा और साल्ट मैन्युफैक्चर करा। जैसे जैसे मूवमेंट स्प्रेड हुई, फिर फॉरेन क्लॉथ था उसको फिर बॉयकॉट कर दिया गया। शराब की दुकानें तो उसको पिकेटेड कर दिया गया, बंद कर दिया गया उनको। लोगों जो पीजेंट्स थे उन्होंने रेवेन्यू पे करना के लिए रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया भी हम रेवेन्यू पे नहीं करेंगे। चौकीदारी टैक्सेस भी उन्होंने मना कर दिया, हम पे नहीं करेंगे। जो सिविल विलेज ऑफिशियल्स थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, और कई जगह पे फॉरेस्ट पीपल ने फॉरेस्ट लॉ को वोलेट किया, रिजर्व फॉरेस्ट में घुस के वहाँ से वुड कलेक्ट करके और कैटल को ग्रेज करके। आ जाते हैं कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसको वापसी क्यों लिया गया, वापस क्यों लिया गया, उसको विद्रोह क्यों किया गया। जब अब्दुल गाफर खान जो कि गांधी जी का एक बहुत बड़ा शिष्य था उसको अरेस्ट कर लिया गया, तो लोगों ने जो है पेशावर से स्टेटमेंट डेमोस्ट्रेट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उनके जो है क्लैश हुआ एक पुलिस के साथ, जिसमें उनके ऊपर फायरिंग हुई, काफ़ी ज़्यादा लोग मारे भी गए। 1 महीने बाद गांधी जी को भी जेल में डाल दिया गया, उनको अरेस्ट कर लिया गया, जिसकी वजह से कई लोग जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे उन्होंने जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स उन पर अटैक करना शुरू कर दिया और उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। फ्राइटेंड गवर्नमेंट ने भी बहुत खतरनाक बहुत बुरे जो है जवाब से उन्होंने जवाब दिया। काफ़ी सत्याग्रह पे जो पीसफुल सत्याग्रह कर रहे थे, सत्याग्रह में पीसफुल शांति से कर रहे थे, उन पर अटैक करा गया। जो औरतें थी, बच्चे थे, उनको मारा गया, पीटा गया, और जो 1 लाख से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। जो कांग्रेस और गवर्नमेंट के बीच में जो डेडलाइन थी उसको ब्रेक करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, जो लॉर्ड इरविन था उसने गांधी जी को एक पीस पैक्ट के लिए इनवाइट करा गया, जिसको गांधी इरविन पैक्ट भी कहते हैं। इस सिचुएशन में गांधी जी ने सोचा कि इस मूवमेंट को वापस ले लेना चाहिए। ठीक है, और गांधी जी, अब बात कर लेते हैं गांधी इरविन पैक्ट। जो भी पैक्ट ऊपर हुआ था, संधि हुई थी, वो क्या थी। इसको साइन करा गया था 5 मार्च को 1931 में। ठीक है, और गांधी जी ने को उसमें कहा गया कि गांधी जी जो है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जा सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और गवर्नमेंट ने जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनको जो रिलीज़ करने के लिए एग्री कर लिया। ठीक है, अब बात करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में रिच पीजेंट का क्या रोल रहा। कंट्री साइड यानी गांव के जगहों पर जो कई रिच पीजेंट कम्युनिटी थी, जैसे कि पाटीदार गुजरात के जट्स, उत्तर प्रदेश के जट्स, ये एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थे उस मूवमेंट में। इन्होंने मूवमेंट में पार्टिसिपेट करा क्योंकि इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से, क्योंकि उनकी कैश इनकम डिसअपीयर हो चुकी थी, और उन्होंने ये इम्पॉसिबल माना कि गवर्नमेंट का जो है रेवेन्यू है उसको पे कर पाएँ, इसलिए उन्होंने इस मूवमेंट को पार्टिसिपेट करा। और उन्होंने वो चाहते थे कि इसमें रिडक्शन हो जाए, इससे जो रिवेन्यू है उसमें, तो पर गवर्नमेंट ने इसलिए मना कर दिया, तो इस वजह से बहुत बड़ी जो है वो निराश हो गए, और उन्होंने बॉयकॉट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करा और जो रिवेन्यू है उसको पे करना मना कर दिया। उनके लिए जो स्वराज है उसका मतलब था कि हाई रिवेन्यू के अगेंस्ट स्ट्रगल, उनके लिए ये मतलब था स्वराज का। ठीक है, पर वो डिसअपॉइंट हो गए कि जब गांधी जी ने 1931 में जो मूवमेंट थी उसको वापस ले लिया, तो वो डिसअपॉइंट हो गए, क्योंकि जो रिवेन्यू रेट है वो रिवाइज नहीं हुए थे, कम नहीं हुए थे। इसलिए जब ये मूवमेंट दोबारा भी शुरू हुई थी, तो गांधी जी ने ज़्यादातर उन्होंने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। अब आते हैं पुअर पीजेंट्स थे जो इस मूवमेंट में, उनका क्या रोल था। वो जो पुअर पीजेंट्स हैं वो इंटरेस्टेड नहीं थे रिवेन्यू को कम कराने में, पर वो ये चाहते थे कि उनका जो रेंट है वो माफ़ कर दिया जाए। ठीक है, क्योंकि वो डिप्रेशन ईयर्स की वजह से उसे पे नहीं कर पाए थे। उन्होंने रेडिकल मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट करा, और कांग्रेस जो है पर उनका सपोर्ट करने में वो अनविलिंग थी कई जगहों पे, इसलिए उनके बीच का जो रिलेशन है वो अनसर्टेन हो गया। ठीक है, तो अब आगे रोल ऑफ बिजनेस क्लासेस, इससे हम आगे
जो है नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।